हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास से हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। लेसन नंबर 5 को आज प्रारंभ करेंगे, शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज का जो आप टॉपिक पढ़ेंगे आज से लेकर और आपके पूरे जीवन में जितना भी आप पढ़ेंगे उसका एक सोर्स ऑफ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जो हमारे यहाँ कुछ क्या होता है, हर समय में, चाहे आप मॉडर्न समय में बात करें, एंसन या मिडिवल समय में, कुछ राइटर आते हैं और वो यात्री होते हैं। क्लियर होता है? वो क्या आते हैं, वो किसी देश में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ की स्थिति का, वहाँ के कल्चर, वहाँ का हिस्टोरिकल चीजें, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का इकोनॉमिकल और वहाँ की सोशल साइटी, जो आपका सोसाइटी है वो उनको मेंटेन करते हैं, उनको देखते हैं, उनको परखते हैं और फिर उनके बारे में कुछ लिखते हैं और अपनी बुक वगैरह को वो लोग लिखते हैं और ताकि हम लोग जाके अपने देश में या दुनिया को बता सकें कि इस देश की संस्कृति ऐसी है, यहाँ की परंपरा ये है, खान पान ये है, इनका पहनावा ये है, अलग अलग तरह की चीजों को दिखाते हैं। अब आप देखिए, सबसे अच्छी बात, यात्री के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ, ये जो समाज है उनकी समझ क्या है, लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी यानी कि 10th सेंचुरी से लेके आपका 10 टू आपका 17th सेंचुरी के बीच में ये सारी चीजें क्या हो रही हैं और किस तरीके से हैं, इनको हम लोग आपको क्लियर है। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में, यानी कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, मेल या फीमेल, दोनों ने काम की तलाश में प्राकृतिक आवासों से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिक, पुरोहित, तीर्थयात्री के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। लोगों ने यात्राएं की हैं। लोग जर्नी करते हैं। आज भी आप किसी जगह घूमने जाते हैं तो केवल वो एक एंजॉय का पल नहीं है, वो आपके लिए सीखने का भी पल है। आप कहीं जा रहे हैं तो आप वहाँ की ज्योग्राफी को देखते हैं, वहाँ के लोगों का जो सोसाइटी है उसको देखते हैं कि यहाँ का समाज कैसा है। समाज के साथ वहाँ का आप एक पूरा सिस्टम देखते हैं कि इसका आप पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिकल बेसिस क्या है और यहाँ के लोगों का खान पीन, रहन सहन किस प्रकार का है और किन चीजों पर उनका सेंट्रलाइज पॉइंट ज्यादा है। क्लियर है। और यहाँ की बेसिक फंडामेंटल चीजें क्या है। ये तो आप जाओगे वहां सीख क्या होगा। जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो बस जाते हैं। निश्चित रूप से ही एक ऐसी दुनिया है जो सक्षम पाते हैं, जो भूदृश्य भौतिक परिवेश के संदर्भ के साथ साथ लोगों की प्रार्थनाओं, भाषाओं, आस्था, व्यवहार में भिन्न होती है। इनमें से कुछ विभिन्नताओं का अनुरूप ढल जाते हैं और जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांत में लिखते हैं, जिनमें असामान्य उल्लेखित है और अधिक महत्व समझा गया है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिला द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग ना के बराबर। ये भी यात्री करते हैं, सुरक्षा मिलते हैं, अपने विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के हैं, दरबार से संबोधित हैं, धार्मिक विषय और स्थापित को स्मारक पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए 17वीं शताब्दी में विजयनगर शहर, वहां का महत्वपूर्ण वृत्तांत और एरात से आए एक राजनयिक, एरात से आए एक राजनीतिक, राजनीतिक जानते हैं, किसी राजा या किसी देश के द्वारा किसी व्यक्ति को अपॉइंट करके किसी जगह को भेजना, उसको हम राजनयिक कहते हैं। बेसिकली आज तारीख में हम इसको एम्बेसडर कहते हैं। और ऐसा ही एक एम्बेसडर आया था, अब्दुल रजाक समरकंदी। कौन है? अब्दुल रजाक समरकंदी। कैरिस ने बहुत सारे दूर दूर की यात्रा करी। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में जो आप पढ़ोगे तो जो उसका प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे, वो सामाजिक के भीतर का भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियों को दर्ज करते थे कि भाई उन्होंने क्या कटाक्ष किया है। टिप्पणी में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सपेक्ट को हम लोग देखते हैं। जब आप किसी पर कमेंट करते हो, कमेंट जरूर थोड़े कि आपका नेगेटिव हो, वो आपको पॉजिटिव भी तो हो सकता है। तो इसलिए कमेंट यानी कि टिप्पणी को हम दोनों साइड्स को देखते हैं, यानी कि उसका जो आपका नेगेटिव हैंड है और जो उसका पॉजिटिव हैंड है, दोनों एंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ठीक,
इनमें से कुछ ही देश के लिए लोकप्रिय प्रथा तथा जन वार्ताओं, यानी जो लोगों से बातचीत, परंपरा जो उनका ट्रेडिशनल है, उनको समझना चाहिए कि भाई यहाँ के लोगों की किस तरह का इन लोगों का चलन है, क्या इनकी ट्रेडिशनल चीजें हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के वितरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अतीत के विषय में ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसलिए 3 व्यक्ति के ही वृत्तांतों को ध्यान। एक है अल-बरूनी, जो 11th सेंचुरी में आया। दूसरा है उज्बेकिस्तान के लोग, और 4th है इब्न बतूता, और एक है मोरक्को, जो आपका फ्रांसीसी वर्नियर, और ये सब लोग इसमें। क्लियर है, ये आपको देखना है। और कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसे पत्तों को आसानी चीजों से इनको मनाया। यहाँ देखते हैं कि भाई लोगों में चलन क्या है, लोग पान के पत्तों को ज्यादा यूज करते हैं, नारियल बहुत खाते हैं, बहुत सारे डिशेज इनसे बनाते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कहानी है छोटे से इस कहानी में। क्लियर है, आइए। एक राइटर आए अल-बरूनी। अल-बरूनी ने एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम था, अगर आप देखेंगे, किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद। यानी कि किताब उल हिंद का मतलब क्या है? बेसिकली अगर आप समझो, भारत की खोज के ऊपर लिखा है। फारसी भाषा से प्राप्त है, हिब्रू फारसी मिल सकती है। ख्वारिज़्म से पंजाब तक। अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म से हुआ था। सन 973 में, 1973 में ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि उज्बेकिस्तान में ये प्लेस वो था जिस तरह से हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा और बहुत ऐसे काशी जैसी पीठ थी, उस जमाने में उज्बेकिस्तान में ये अपने आप में एक एजुकेशन पॉइंट था, एजुकेशन हब था। अल-बरूनी ने उस समय बड़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त की, यानी कि अच्छी एजुकेशन उन्होंने ली वहां से, और वे कई भाषाओं की ज्ञाता थे। ज्ञाता का मतलब है कि आप कुछ भाषाओं की नॉलेज है आपको अच्छे से। जैसे उनको सीरियाई भाषा की अच्छी नॉलेज थी, फारसियन, हिब्रू और संस्कृत। उनको ये कुछ ऐसी भाषाएं थी जो उनको बड़े अच्छे से आती। हालांकि वे यूनानी भाषा के जानकार नहीं था, यानी कि जो आपको यूनानी प्रांत मैसेडोनिया वाला जो क्षेत्र है, उसमें जो भाषा बोली जाती है उसको नहीं जानते थे। वह प्लेटो और यूनान दार्शनिकों से पूरी तरह से परिचित था। उनको पता था कि भाई प्लेटो कौन है, यूनानी दार्शनिक और जो है सुकरात वगैरह ये कौन है। उन्होंने अरब अनुवाद के माध्यम से पढ़ा। सन 1017 में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वान और कवियों को अपने साथ ले गया। अटैक किया गया, और अटैक करने वाले थे सुल्तान महमूद, और यहाँ के जो अपने भी आपका विद्वान लोग थे, जितने भी यहाँ पोएट थे, सबको अपने साथ ले गया। कहाँ ले गया? गजनी। एक जमाने में विद्वान लोग किसी राज्यसभा के किसी लोग के दरबार में उसकी एसेट हुआ। अगर आपको पता करना है कि राजा कितना वैभवशाली है या इसका कितना वर्चस्व रहेगा, उसके दरबार में कौन कौन लोग बैठते हैं, किनकी वो सलाह देता है, कितनी उसकी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, कैसी मजबूत है, उसी के बेसिस पे तय हो रहा था कि राजा कैसा है। और आज भी यही चीज है। अल-बरूनी ने भी उन्हें यह एक बंधक के रूप में गजनी गया। अब अल-बरूनी को भी कौन ले गया? ये गजनी उठाकर ले गया। धीरे धीरे वह शहर पसंद आने लगा। 70 वर्ष की आयु में मृत्यु तक बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल-बरूनी का भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। जब उज्बेकिस्तान से उठकर गजनी गया, गजनी अगर आप ढूंढोगे, चलिए आपके होमवर्क है, वर्तमान में गजनी कहाँ पर है आपको। अब ये कहाँ जाता है? वहां से भारत की इसकी इच्छा उत्पन्न होती है। क्लियर है? क्या होती है? इच्छा उत्पन्न होती है देखने के लिए। तो क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि गजनी वर्तमान में कहाँ है। तो ध्यान रखना, जो गजनी को अगर आप कहो तो अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है उसको आज आप कह सकते हैं कि गजनी। अब देखिए, अब क्योंकि अफगानिस्तान से भारत पास में पड़ता, तो इच्छा होती है कि हम दूसरे स्टेट में जाए, देखें क्या कुछ है। तो भारत के प्रति उसकी रुचि विकसित हुई, और कोई असामान्य बात नहीं थी कि उसको भारत जाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लोग जाया करते थे।
तो 18वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित, अब बहुत सारे क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे हमने बुकें लिख दी गई थी, कुछ आपका संस्कृत में लिखी गई थी, कुछ और भाषाओं में थी। जैसे हमने खगोल विज्ञान के विषय में लिखा कि भाई यूनिवर्स है, उसमें सन है, उसमें स्टार है, उनमें मून है, एस्ट्रॉइड है, कॉमेट्स हैं, वो कैसे घूमते हैं, उनके बारे में साइंस लिखी। और हमने गणित को भी लिखा, और मेडिकल में तो हमने बहुत कुछ लिखा, और अरबी भाषा में इनके ट्रांसलेट हुआ बाद में। तो जो पहले आपका संस्कृत में लिखी गई थी, बाद में उनको अरबी में आपका ट्रांसलेट किया गया। पंजाब के गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से संपर्क में आए और विश्वास और समझ का वातावरण बनाने की मदद की। अल बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। धर्म, संस्कृत, दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया कि भाई यहाँ की संस्कृत कैसी है, यहाँ का धर्म कैसा है, और यहाँ का दर्शन कैसा है, इन सब। हालांकि यात्राएं, कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है। जो बुक लिखी है हम अभी जो पढ़ रहे हैं, किताबुल उल हिंद, भारत की खोज, इसमें कोई भी ऐसा पैटर्न शो नहीं किया गया है। क्या है, ऐसा कोई पैटर्न शो नहीं। फिर भी प्रतीक होता है कि पंजाब, उत्तर भारत और कई हिस्सों में ये सारी चीजें थी। क्लियर है? एक बार देखिए किस तरह से किताबुल हिंद की शुरुआत। हो गया? चल आगे बढ़ जाते हैं। किताब आपको क्लियर हो गया? देखिए, ये बीच में पैच लेने का मतलब इसलिए है ताकि आप अगर कोई चीज छूट गई आप उसको तुरंत पढ़ें, और रिवीजन जो है साथ साथ होते चले। कोई डाउट रहेगा तो हम अगर बिना डाउट के आगे बढ़ जाएंगे तो हमको भी वो चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि आगे जब हम बढ़ते हैं तो पिछली पृष्ठभूमि इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। मैं आपसे कहूँ गजनी कहाँ है, आपको पता ही नहीं है। क्लियर है? उज्बेकिस्तान के रहने वाला, उसको कौन उठा के ले गया, और ये सब हमारे बैग में छुपा है। उसके लिखने के समय यात्रा वृतांत अरबी साहित्य का एक सामान्य हिस्सा मान जा चुके थे कि भाई जो भी कुछ लिखा गया है अरबी भाषा में लिखा गया है और उसका पार्ट था। ये वृतांत पश्चिम के सहारा रेगिस्तान से लेकर, अब आपको वेस्टर्न सहारा जाना है यानी कि अफ्रीका महाद्वीप पहुंचना है, से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी, वोल्गा कहाँ बहती है, तो रूस में बहती है वोल्गा नदी। कहाँ बहती है, ध्यान रखना, और वोल्गा नदी आपका रूस में बहती है। क्लियर है? तो सोच के देखिए आप किस कोने पर खड़े हुए हैं अफगानिस्तान के, और यहां तक एशिया तक का बीच का सफर आपने देखा है। तो एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, और आपका ऊपर पार्ट एशिया। क्लियर है? हालांकि इसलिए 1500 ईसा पूर्व से पहले अल बरूनी के कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत के बाहर कई लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। कह रहे भाई ये पहला व्यक्ति थोड़ी ना है, भारत से पहले कुछ और लोग भी आए हैं, यहाँ की संस्कृति को पढ़ा है, सीखा है, तो यहाँ की बहुत सारी जो आपका ट्रेडिशनल बुक थी उनको ट्रांसलेट किया है, उनको पढ़ने का प्रयास किया है। कुछ पहली बार ऐसा थोड़ी हो रहा है कि वो पहली बार ये करना चाह रहे हैं। क्लियर है? अब किताबुल हिंद को देखिए, तो अरबी में लिखी गई है किताबुल हिंद, और कृतियां किताब हिंद की भाषा को सरल और स्पष्ट बनाता है, हमने देखा। और एक विस्तृत हमारा ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीर्ति में रीति रिवाज, प्रथा, समाज जीवन, भारतोल, मापांक, मूर्तिकला, कानून और विषय पर आधारित 80 अध्यायों में विभाजित है। किताबुल हिंद में सब कुछ लिखा है। यहाँ का रिलीजियस क्या है, यहाँ की फिलोसफी क्या है, यहाँ के फेस्टिवल कौन से थे, किस तरह के यहाँ का जो ज्योग्राफिकल साइंस है, और दूसरा ये देखने का प्रयास किया गया है कि कस्टम्स क्या है, और यहाँ की सोशल लाइफ कैसी है, वेट यूज करने में किन किन चीजों को यूज करते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, और लो क्या है, और इन सबको मापने वगैरह, इसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाया है। तो आपसे पूछ लें कि क्या क्या चीज है, तो 80 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें इसको। तो जो हमारी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं किताबुल उल हिंद, क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ये हर एक एक्सपेक्ट को हमको बता रही है, और जो आज हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब इसी की क्या है, देन है। आइए थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं ताकि और आप आगे से
थोड़ा बढ़ सके पढ़ सके। देखिए, एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और अलग अलग बहस, अलग अलग तरीके आपने यहाँ सुने होंगे, देखे होंगे, समझे। एक शब्द है हिंदू। असल में ये शब्द आया कहां से है? कहीं तो उसकी ओरिजिन होगा, कहीं तो उत्पत्ति हुई होगी, किसी ने उसको पहली बार तो प्रयोग करा होगा, कुछ तो इसका चलन होगा, कहीं से तो निकला होगा, कहीं तो इसकी अपनी सभ्यता होगी और कहीं से इसका जन्म स्थान, और कोई एक समय भी रहा हो। तो समय तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि 5th और 6th सेंचुरी के बीच में ही ये शब्द निकला है, इन 100 साल में। ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ही ये सब चला हुआ है। और एक कैसा है? एक प्राचीन फारसी शब्द है। तो हिंदू कैसा शब्द है बेटा? तो ध्यान रखना है, फारसी शब्द है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। फारसी में हिंदू शब्द समझना। अब इसका मतलब क्या था? अब जो फारस के लोग थे, वो जो आपकी सिंधु नदी है, कहां बहती है सिंधु नदी? बताइए। सप्त सिंध प्रदेश, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, कहां बहती है सिंधु? ढूंढिए, आपके लिए काम है। इसको हम इंडस कहते हैं। ये पूर्व क्षेत्र में से निकलती है और अरब के लोग फारसी में जो जारी रखा है, अल हिंद, यानी कि यहाँ के निवासी, जो सिंधु के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनको कहा गया अल हिंद। क्या कहा गया? अल हिंद, यानी कि यहाँ के निवासी हिंदी कहलाए। क्या कहलाए? हिंदी। और कालांतर में जब आपकी तुर्किश लैंग्वेज आई, आपके तुर्की लोगों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोग, यानी कि मान लीजिए अगर ये सिंधु की लाइन है और जो लोग इधर रह रहे हैं, इस लाइन के इस तरफ रह रहे हैं, उनको हिंदू के निवास क्षेत्र, यानी कि बिल्कुल भी कोई कंफ्यूज नहीं है, जो इस से था, इस से शब्द को इन्होंने है कर दिया। इस से को है पढ़ते थे, इसलिए हम क्या हो गए? सिंधु से हिंदू हो गए। अब धू और धय कोई खास बेसिक नहीं है, इस समय के साथ जो आपका ट्रांसलेशन हुआ, जो आपका प्रोनाउंसिएशन हुआ, उसके कारण ये चेंज हुआ। तो जिस क्षेत्र में आपका जो सब सिंध प्रदेश में इधर पूर्व क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, उन्हीं को, जो निवास करने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को क्या कहा गया? तो ध्यान रखिए, उन्हीं लोगों को हिंदू इसी क्षेत्र में कहा गया। ये लोग कैसे हैं? हिंदू हैं और इस क्षेत्र में रहते हैं। हिंदुस्तान तथा उनकी भाषाओं को हिंदवी कहा। तो जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं उनको हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान वाली जो भाषा है वो हिंदवी है, यानी कि हिंदी नहीं है, हिंदवी है। क्लियर है? और इसमें कोई भी शब्द लोगों को धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं है। तो अगर आप हिंदू हैं तो कोई आपका जो है रिलीजियस एस्पेक्ट इसमें नहीं जाना। क्लियर है? ये कहानी है हिंदू शब्द की, देख लीजिए आप। अब देखिए, हो गया एक कल्चर का पूरा आपको पता लग गया, और इस सब का धार्मिक संदर्भ के बाद भी बहुत बदला। बाद में इसका बड़ा प्रोस्पेक्ट एस्पेक्ट सब चेंज। आगे बढ़े। सामान्यता यानी कि जनरल हमेशा नहीं है। अल ब्रूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया। शैली मतलब भाषा, उसका तरीका। आरंभ में एक प्रश्न होता है और फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, और अंत में संस्कृत के साथ एक तुलना और आज के कुछ विद्वानों का तर्क कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता और पूर्वनुता के लिए उल्लेखनीय है। एक मुख्य कारक, एक अल्बरूनी का गणित की ओर झुकाव। उसका क्या है? मतलब अल्बरूनी को बड़ा इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स, और काफी वो इंटरेस्ट भी लेता था उसके लिए। अल-बरूनी ने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा लिखी उसने? अरबी। और संभवतः अपनी कृतियों को उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लिखी, या जो उनके पास पड़ोस में रहते हैं उनके लिए लिखा। संस्कृति, पाली और प्राकृत, यही भाषाओं का प्रचलन था उस जमाने में। या तो कोई संस्कृत में लिखी जाती थी चीज, पाली में, या पाली के बाद आपका प्राकृत में। आम बोलचाल की भाषा पाली, उसके ऊपर आपका प्राकृत, और जो सुपर साइंटिस्ट लोग थे उनके लिए जो संस्कृत है वो सुपर भाषा थी। ठीक है? और अरबी भाषाओं के अनुवाद, इन सबको इन्होंने ट्रांसलेट किया अपनी रीजनल वर्नाकुलर लैंग्वेज अरबी में।
ठीक। और इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी कृतियां शामिल हैं और इनके साथ ग्रंथों के साथ लेखन सामग्री, शैली के विषय और आलोचनात्मक तथा एक निश्चित रूप से वहां का सुधार, ये सब चीजें क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़े, एक बार देख लीजिए पूरा, कोई डाउट कोई क्वेरी यहां तक? चलिए आगे बढ़े। तो फाइनली हमें बहुत कुछ सीखने का, क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटी सी जानकारी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप चैप्टर को रिवीजन करिए, पढ़िए, उस शब्द को गूगल पे ढूंढिए ताकि आपको और अच्छे से जान सकें। बाकी कुछ भी डाउट क्लियर रहेगा, मैं आपके साथ हूँ, आप बेहिचक अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।